नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 जो NCERT की पाठ्य पुस्तक है उसके 9वें चैप्टर किरण प्रकाश के एवं प्रकाशिक यंत्र का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर चल रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन। देखिए, ये जो टॉपिक है वो आगे के कुछ टॉपिकों में इसका उपयोग होगा, तो इसलिए यहाँ पर इस टॉपिक को आप लोगों को अच्छे से समझ लेना है ताकि आगे के टॉपिक भी हमें बेटर तरीके से समझ में आ सके। देखिए, इस टॉपिक में क्या कहा जा रहा है, हम एक वक्र पृष्ठ लेंगे, गोलीय पृष्ठ लेंगे और उस गोलीय पृष्ठ को हम किसी माध्यम में रख देंगे, तो उस गोलीय पृष्ठ के द्वारा अपवर्तन हम यहाँ पर देखने वाले हैं। अपवर्तन जब हम यहाँ पर देखेंगे तो बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी और वक्रता त्रिज्या के अंदर हमें एक यहाँ पर एक रिलेशन प्राप्त होगा, तो उस रिलेशन को हम यहाँ पर फाइंड आउट करने वाले हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे कि कैपिटल R त्रिज्या वाला तथा N2 अपवर्तनांक वाला कोई गोलीय पृष्ठ हम ले लेंगे और उसे N1 अपवर्तनांक वाले माध्यम में रख देंगे। तो देखिए क्या होता है, हम यहाँ पर लेकर चल रहे हैं कैपिटल R त्रिज्या और N1, ये हमारे पास में एक गोलीय पृष्ठ है। इस गोलीय पृष्ठ में ये जो हमने गोलीय पृष्ठ दिखाया है, इधर का जो अपवर्तनांक है, माध्यम का अपवर्तनांक है वो है N2 और इधर जो माध्यम है उसका अपवर्तनांक है N1। एक बार समझ लीजिए कि जैसे ये कांच है और इसको हमने वायु में रखा, तो इधर तो पूरी की पूरी वायु है जिसका अपवर्तनांक है N1। जैसे ये कांच है तो इधर पूरा का पूरा जो माध्यम है वो कांच ही होगा जिसका अपवर्तनांक है N2। ये मैंने कांच और वायु तो एक एग्जाम्पल के जरिए आप लोगों को बताया है। इधर वाला पूरा का पूरा माध्यम, जैसे ये N2 अपवर्तनांक है इस माध्यम का, इधर पूरा का पूरा जो माध्यम है उसका अपवर्तनांक है N2 और इस माध्यम को हमने N1 अपवर्तनांक वाले माध्यम में रखा है। क्लियर? अब यहां से हम देखेंगे कि इस वक्र पृष्ठ के द्वारा कोई प्रकाश किरण का अपवर्तन किस तरीके से होता है। देखिए, हम यहां पर एक वस्तु ले लेंगे, ये हमारे पास में है एक वस्तु को हम ऑब्जेक्ट से कह देंगे, O से लिख देंगे और ये हमने ले ली है इस वक्र पृष्ठ के अंदर एक तरीके से मुख्य अक्ष और ये ले लिया हमने बिंदु P। ये जो बिंदु है वो बिंदु P है। इस वक्र पृष्ठ, यदि इस वक्र पृष्ठ को इस तरीके से बनाएं तो इस वक्र पृष्ठ की जो वक्रता केंद्र है उसको मैं यहां पर ले लेता हूं। ये हमारे पास में है वक्र पृष्ठ का वक्रता केंद्र C। क्लियर? वक्रता केंद्र से P की जो दूरी है वो इसकी वक्रता त्रिज्या कहलाएगी, जिसे हम कैपिटल R से पुट कर देंगे। क्लियर? अब देखिए, वस्तु O से हम एक प्रकाश की किरण इस वक्र पृष्ठ के ऊपर आपतित करवा रहे हैं। ये हमने एक प्रकाश की किरण इस वक्र पृष्ठ के ऊपर आपतित करवा दी, जो कि यहां से बिंदु P से बहुत नजदीक है, बट समझने के लिए हमने इसको थोड़ा सा दूर दिखाया है। वैसे ये जो P और इस बिंदु को मैं कह दूं M, तो ये बिल्कुल पास पास में स्थित हैं। अब यहां से प्रकाश की किरण अपवर्तित होगी और अपवर्तित होने के पश्चात देखिए, ये जो प्रकाश की किरण है वो इस मुख्य अक्ष के ऊपर बिंदु I पर आकर मिलती है, मतलब O का जो प्रतिबिंब है वो I पर बनता है, I बन रहा है। देखिए, हम अब तक वस्तुओं को AB से लिख रहे हैं तथा उनके प्रतिबिंबों को A' B' से पुट कर रहे हैं, बट यहां पर हमने वस्तु को O से लिखा है जो कि मुख्य अक्ष पर मौजूद है। कहां पर अवस्थित है? मुख्य अक्ष पर। अब देखिए, वस्तु एक बिंदुवत आकार की है और मुख्य अक्ष के ऊपर ही हमने इसको ले ली है। तो देखो, यहां से प्रकाश की किरण चलेगी और अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष पर जहां कहीं पर भी मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है वहीं उसका प्रतिबिंब बन जाएगा। तो O से चलने वाली प्रकाश की किरण, दो प्रकाश की किरणें ले लीजिए आप चाहे तो, एक मुख्य अक्ष के अकॉर्डिंग, दूसरी ये वाली। तो ये दोनों प्रकाश की किरणें अपवर्तित होकर यहां पर आकर मिल रही है, तो O का जो प्रतिबिंब है वो I पर बन रहा है या I प्राप्त हो रहा है। तो एक बार इस डायग्राम को आप लोगों को अच्छे से समझना है।
हमारे पास में कैपिटल आर त्रिज्या का वक्र पृष्ठ है। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है इसको हम वक्रता त्रिज्या कहेंगे, कैपिटल आर से पुट किया जाएगा। और यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है वो है बिंब दूरी, जिसे हम u से पुट करेंगे। और यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है वो है प्रतिबिंब दूरी, क्योंकि यहां पर ये तो है वस्तु, ये है प्रतिबिंब, तो ये प्रतिबिंब दूरी कहलाएगी। और प्रतिबिंब को हमने I से लिखा है। क्लियर। अब देखिए, इस प्रकाश किरण के लिए मैं यहां पर एक अभिलंब का निर्माण कर रहा हूं। इस प्रकाश किरण के लिए अभिलंब कहां से होगा, क्योंकि जो वक्रता केंद्र होता है इस वक्र पृष्ठ के, देखिए वक्रता केंद्र से यदि आप कोई रेखा इस वक्र पृष्ठ पर डालेंगे तो वो जो इसकी त्रिज्या होगी वो सदैव इस वक्र पृष्ठ के साथ में 90 डिग्री का कोण बनाती है। हम ये जानते हैं कि गोले की जो त्रिज्या होती है वो गोले के पृष्ठ के साथ में 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहाँ पर भी यदि मैं यहाँ से इसके लिए अभिलंब का निर्माण करूं तो वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगा। कहाँ से होकर गुजरेगा, ये हमने अभिलंब खींच दिया है। ये बिंदु कैपिटल M है, ये बिंदु क्या है, कैपिटल M। ये जो मैंने रेखा दिखाई है N डैश, ये इसका अभिलंब है। ये इसका क्या है, अभिलंब। बताइए, इतना डायग्राम आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखिए, ये वाली जो प्रकाश की किरण हम लेकर चल रहे हैं ये हमारे पास में है आपतित किरण और ये है अभिलंब। तो आपतित किरण और अभिलंब के मध्य का जो कोण होता है इसे हम आपतन कोण कहते हैं। मैंने इसको I से दिखा दिया है। आपतन कोण को इंसिडेंट एंगल I से लिखा जाता है। क्लियर। अभिलंब तथा अपवर्तित किरण, ये वाली जो किरण आप लोग देख रहे हैं ये अपवर्तित किरण है, इसे हम R से पुट करेंगे। किससे लिखा जाएगा, R से लिखा जाएगा। अभिलंब तथा अपवर्तित किरण का मध्य का जो कोण है उसे हम अपवर्तन कोण कहते हैं और R से लिखा जाता है। तो ये वाली जो किरण है वो अपवर्तित किरण, अभिलंब तथा अपवर्तित किरण के मध्य का जो कोण है इसे हम अपवर्तन कोण कह रहे हैं, R से पुट करेंगे। क्लियर। बताइए, इतना डायग्राम आप लोगों को आ गया समझ में। यदि डायग्राम आप लोगों को समझ में आ जाता है तो फिर आगे कोई दिक्कत नहीं होती। चलिए, मैं एक बार इस डायग्राम को फिर से आपको बता देता हूँ, समझा देता हूँ, आप भी समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, हमारे पास में ये है एक वक्र पृष्ठ जिसकी रेडियस तो है कैपिटल R, उसका अपवर्तनांक है N2 और इसे हमने N1 अपवर्तनांक वाले किसी माध्यम के अंदर रखा है। इसका मतलब ये हुआ है कि जैसे ये वाला जो पदार्थ है, ये जो वाला वक्र पृष्ठ वाला मैटर है वो जैसे कांच हो सकता है या किसी अन्य पदार्थ का बना हो सकता है, और इसे हमने जैसे वायु में या निर्वात में रखा है या जल में भी रख सकते हैं। तो ये इन दोनों का अपवर्तनांक अलग अलग है। इसका अपवर्तनांक N2 है, इस वाले माध्यम का अपवर्तनांक N1 है। क्लियर। अब हमने यहां पर ली इस वक्र पृष्ठ के लिए मुख्य अक्ष। क्लियर, जो वक्रता केंद्र से होकर गुजर रही है। इस मुख्य अक्ष के ऊपर हमने एक बिंदु ले लिया O से चलने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के ऊपर जहां कहीं पर भी प्रतिच्छेद करती वहीं पर O का प्रतिबिंब बन जाएगा I। तो O का प्रतिबिंब यहां पर बन रहा है I, और यदि इस बिंदु के लिए, इस प्रकाश किरण के लिए हम अभिलंब का निर्माण करें तो वक्रता केंद्र से होकर जाएगा। अभिलंब तथा आपतित किरण के मध्य का कोण है I, अभिलंब तथा अपवर्तित किरण के मध्य का कोण है R। वस्तु तथा इस बिंदु P के बीच की जो डिस्टेंस है वो U, प्रतिबिंब तथा इस बिंदु P के बीच की डिस्टेंस है वो है V, और वक्रता केंद्र तथा P के बीच की जो डिस्टेंस है वो है R, जिसे हम वक्रता त्रिज्या कह रहे हैं। बताइए, यहां तक आप लोगों को डायग्राम समझ में आ गया। डायग्राम समझ में आ गया तो आगे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, मैं यहां पर 3 एंगल हम यहां पर लेकर चलेंगे। एक तो MOP, दूसरा एंगल MIP और तीसरा एंगल MCP। ध्यान देंगे, चित्र से हम पुट करेंगे कोण। कोण हम लिखेंगे 10 में। किस में लिखा जाएगा, 10। MOP। देखो, tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टे में आधार। लंब होती है थीटा के सामने वाली भुजा। तो MOP ये वाला एंगल हो गया, ऊपर बन रहा है MOP, तो MOP तो ये वाला एंगल है।
तो ये वाला एंगल किसके बराबर होगा? लंब। तो यहां पर देखिए ये जो मैंने वक्र पृष्ठ दिखाया है, इससे इसके ऊपर लंब डालेंगे तो ये जो बिंदु P है वो यहां पर ये बिल्कुल पास पास में स्थित है। ये बिल्कुल पास पास में स्थित है, जो वक्रता है वो बहुत कम है। क्लियर? तो MOP, तो इसमें लंब तो हो जाएगा MP। लंब तो क्या है? MP बट्टे में आधार, आधार यहां पर है OP। आधार कितना है? OP है। फिर उसी प्रकार से आप देखेंगे tan, कोण अब की बार हम लेंगे MIP। MIP, तो MIP तो लंब तो हो गया MP। इसमें भी आप देखो गौर करके MIP, ये हमने एक ट्राइंगल ले लिया, तो इसमें भी ये वाला है कोण लेकर चल रहे हैं। कोण तो ये वाला है, तो इसमें लंब कौन सा होगा? लंब MP, और आधार कौन सा होगा? PI। आधार क्या होगा? PI होगा। क्लियर? तो MP अपॉन में PI हो गया। ठीक है। इसी प्रकार से हम देखेंगे tan MCP, कोण MCP, तो इसमें लंब क्या है? देखो MCP, ये ट्राइंगल बन गया। इस ट्राइंगल के अंदर लंब तो हो गया MP, लंब तो क्या हो गया? MP, और आधार हो गया P से लेकर C तक, जिसको हम PC से पुट कर देंगे। विद्यार्थियों, आपको यहां तक नीचे तक दिखाई दे रहा है क्या? यहां तक दिख रहा है? दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, दिखना ही चाहिए। अब देखो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे क्या लिखा जा सकता है? देखिए, जब थीटा बहुत कम होता है तो टेन थीटा को भी हम थीटा लिख सकते हैं। देखिए, इस वाले फॉर्मूले पर आप गौर फरमाइए। टेन थीटा नियरली इक्वल टू थीटा लिखा जा सकता है जब इस थीटा की वैल्यू बहुत कम होती है, थीटा बहुत छोटा होता है। विद्यार्थियों, जब थीटा बहुत कम होता है तो साइन थीटा को भी थीटा लिख सकते हैं, कोस थीटा को 1 लिखा जाता है, और टेन थीटा को थीटा लिखा जाता है। यहाँ पर ये जो कोण हमने आपको बताया, ये वाला कोण है, ये कोण है, ये कोण है, तीनों ही छोटे कोण है, क्योंकि ये जो बिंदु P से ये जो बिंदु M है वो इतनी दूरी पर नहीं है, ये बिल्कुल पास में है, यहाँ पर स्थित है। बहुत छोटा डिस्टेंस है P से लेकर M तक की, तो छोटी डिस्टेंस है, तो ये कोण भी तीनों क्या होंगे? छोटे होंगे। और जब कोण छोटे होते हैं तो टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? थीटा लिख सकते हैं। तो ये जो कोण है टेन कोण MOP, इसको हम टेन MOP को कोण MOP ही पुट कर देंगे, क्योंकि टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं? थीटा लिख सकते हैं। तो यहां पर थीटा की जगह तो यही तो है, तो हम इनको लगभग किसके इक्वल लिख सकते हैं वो ध्यान देंगे आप लोग। तो क्या लिखा जा सकता है? इसे हम लिख सकते हैं, जब थीटा बहुत छोटा होता है तो इस तरीके से हम पुट कर सकते हैं, और इन्हें क्या लिखा जा सकता है? कोण MOP बराबर MP बट्टे में OP, MP बट्टे में OP। इसी प्रकार से कोण MIP जो कि बराबर होगा MP बट्टे में PI, MP बट्टे में PI। इसी प्रकार से आप देखेंगे कोण MCP जो कि MP बट्टे में PC के बराबर हो जाएगा, MP अपॉन PC। क्लियर? तो ये हमारे पास में कोणों का मान आ चुका है। इसे मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 1, समीकरण 1 हम इसे दे देते हैं। क्लियर? यहां तक समझ में आ जाना चाहिए। अब विद्यार्थियों, हम यहां पर ये जो कोण I और कोण R है, इन दोनों की वैल्यू निकाल लेते हैं कि कोण I और कोण R क्या क्या होंगे। देखिए कि जो कोण I है वो त्रिभुज OCM या MOC का बहिष्कोण है। देखो इस कोण का ये वाला बहिष्कोण है ये I, और जो बहिष्कोण होता है वो किसी त्रिभुज के शेष दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। कि किसी त्रिभुज का जो बहिष्कोण होता है वो शेष दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो यहां पर जो बहिष्कोण है I, बहिष्कोण क्या है I,
वो शेष दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। ये जो मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं वो आप कक्षा 9 में 10 में पढ़ चुके हैं। इसको आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ लिया है कि किसी त्रिभुज का बहिष्कोण शेष दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। बोर्ड पर फोकस करेंगे। ये हमारे पास में है, यहां से लेकर ये एक ट्राइंगल MOC। तो इस MOC का यह है बहिष्कोण I। इस बहिष्कोण का मान इस त्रिभुज के शेष दो अंतः कोण, तो शेष दो अंतः कोण तो बच गया, एक तो ये वाला कोण और एक ये वाला कोण। तो इस कोण का मान, इस कोण का तो नाम है MOP और इस कोण का मान है MCP। तो मैं यहां पर इन I का जो मान होगा वो क्या होगा, MOP प्लस MCP। एक बार इसको गौर करके देख लीजिए कि किसी त्रिभुज का जो बहिष्कोण होता है वो शेष दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो यहां पर ये बहिष्कोण है, तो इस कोण का मान और इस कोण का मान इसके बहिष्कोण के बराबर होगा। तो I का मान MOP, क्योंकि ये वाला कोण तो क्या है MOP, ये है MCP। तो MOP और MCP दोनों के योग के बराबर होगा। क्लियर। अब ये जो I है इसकी वैल्यू, MOP का मान है MP अपॉन में OP, I का मान किसके बराबर है MP अपॉन में OP, फिर प्लस में MCP का मान है MP अपॉन में PC, MP अपॉन में PC। ये हमने इक्वेशन नंबर 1 से पुट कर दी है। इसे मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 2। ये जो समीकरण 2 के अंदर वैल्यू लिखी है MP अपॉन में OP और MP अपॉन में PC, ये हमने समीकरण 1 से लिखी है। क्लियर। यहां तक समझ में आ जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं अपवर्तन कोण की। तो अपवर्तन कोण हमारे पास में है R। अपवर्तन कोण क्या है, R। अब यहां पर आप देखेंगे ये तो हो गया आपतन कोण, ये तो क्या है आपतन कोण है, जो कि हमने याद कर लिया है। अब आप देखिए अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण को हम R से पुट कर रहे हैं और R किसके बराबर होगा। देखिए यदि मैं इस कोण को नाम देता हूं, देखो इसको मैं नाम देता हूं अक्ष, इसे मैं देता हूं Y। तो आप यहां पर ध्यान देंगे कि ये जो अक्ष है वो इस ट्रायंगल का बहिष्कोण है। ये जो अक्ष है वो इस त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, MCI। एक बार ध्यान देना, ये हमारे पास में अब की वाला जो ट्रायंगल है वो है MCI, ये वाला त्रिभुज है। देखो इसी को ही तो समझना है, बस I और R के मान को आप लोगों को समझना है। पहला तो डायग्राम समझना अच्छे से, फिर अब I और R का मान आप लोगों को अच्छे से समझना है कि ये किस तरीके से प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर मैंने इनको समझने के लिए ये अक्ष और Y मान लिया। तो ये जो ट्राइंगल आप लोग देख रहे हैं MCI, इसका ये वाला है बहिष्कोण, क्योंकि त्रिभुज के अंतः कोण तो एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये इसका बहिष्कोण है। इस बहिष्कोण का मान, इस बहिष्कोण का मान शेष दो अंतः कोणों की योग के बराबर होगा। तो ये जो अक्ष है, ये जो अक्ष है वो किसके बराबर होगा, R प्लस Y के बराबर होगा, R प्लस Y के बराबर होगा। तो R किसके बराबर हो जाएगा, अक्ष माइनस Y के, अक्ष माइनस Y के बराबर होगा। देखो यहां से देख लीजिए ना, Y इधर आएगा तो अक्ष माइनस Y हो जाएगा। R की वैल्यू किसके इक्वल है, अक्ष माइनस Y के इक्वल है। तो यहां पर अक्ष का मान कितना है, MCP है, MCP तो मतलब MP अपॉन में PC, MP अपॉन में PC है। फिर माइनस Y क्या है, MIP, तो MIP है जो कि MP अपॉन में PI है, MP अपॉन में PI के इक्वल है। इसे मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 3। हमारे पास में आ चुके हैं आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R के मान आ चुके हैं। क्लियर। अब विद्यार्थियों हम यहां पर स्नेल का नियम अप्लाई कर देंगे। देखिए आप स्नेल का नियम क्या जानते हैं, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम हमें यह कहता है कि साइन I अपॉन में साइन R ये बराबर होता है n/1 के, n/1 के। इसका मतलब ये होता है कि पहले माध्यम से प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में जा रही है। पहले माध्यम से प्रकाश की किरण कौन से माध्यम में जा रही है, दूसरे माध्यम में। इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, n2 अपॉन में n1 से भी इसको लिखा
जा सकता है। तो साइन आई अपॉन में साइन जो आर है इसे हम क्या लिख सकते हैं, n2 अपॉन में n1 के इक्वल लिखा जा सकता है। इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, वज्र गुणा कर दीजिए n1 साइन आई, n1 साइन आई बराबर होगा n2 साइन आर के। देखो इस n1 को इधर गुणा कर दिया, इस साइन आर को इधर गुणा कर दिया, तो n1 साइन आई बराबर आ गया n2 साइन आर। बताइए समझ में आ गया आप लोगों को, यहां तक आ गया समझ में। अब देखिए जब आई और आर भी छोटे होते हैं तो साइन थीटा को हम थीटा लिख सकते हैं, तो साइन आई को आई, साइन आर को हम आर लिख देंगे, साइन आई को आई और साइन आर को आर लिख देंगे। देखिए विद्यार्थी यहां पर जो एंगल सारे के सारे एंगल बनेंगे, ये वाला जो बिंदु M है वो लगभग यहीं पर मौजूद है, बहुत पास में स्थित है। तत्पश्चात ये एंगल भी छोटे होंगे, साथ में आई और आर भी दोनों छोटे कोण होंगे, और छोटे कोणों के लिए साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, टेन थीटा को भी थीटा लिख सकते हैं। टेन थीटा को तो हम पहले ही थीटा लिख चुके हैं, 3 जगह लिख चुके हैं, जिससे समीकरण 1 प्राप्त हुई है। और अब यहां पर हम आई और आर के मतलब बहुत छोटा होने पर, आई व आर सूक्ष्म होने पर, मतलब छोटा होने पर, सूक्ष्म होने पर क्या जाएगा, सूक्ष्म होने पर साइन आई को हम लिख देंगे आई, और साइन आर को हम लिख देंगे आर। साइन आई को तो किससे पुट कर देंगे, आई से, और साइन आर को हम किससे पुट कर देंगे, साइन आर को आर से पुट कर देंगे। तो हमारे पास में आ गया है n1 आई बराबर n2 आर। साइन आई को तो हमने आई लिख दिया, तो n1 आई हो गया, ये n2 आर हो गया। बताइए इक्वेशन आप लोगों को समझ में आ गई क्या। यहां से इसको मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 4, समीकरण 4 दे दिया। अब देखिए समीकरण 4 में हम आई और आर के मान समीकरण 2 और 3 से पुट कर देंगे। समीकरण 2 से आई का मान, समीकरण 3 से आर का मान, समीकरण 4 में हम पुट कर देंगे। देखिए तो यहां से थोड़ा सा मैं इसको हटा कर फिर समीकरण 2 और 3 को समीकरण 4 में पुट कर देता हूं। देखिए समीकरण 4 के अंदर समीकरण 2 और 3 को हम अब यहां पर पुट कर देते हैं, तो देखिए हमें क्या मिलेगा, n1 समीकरण 3 से देखिए आई की जो वैल्यू है वो क्या है, MP अपॉन में OP प्लस MP अपॉन में PC, MP अपॉन PC, ये बराबर होगी n2 R की वैल्यू है समीकरण 3 में जो कि MP अपॉन में PC, MP अपॉन में PC, फिर हम माइनस में MP अपॉन में PI, MP अपॉन में PI। अब देखिए इस n1 को इधर गुणा कर देते हैं, सभी पदों में से ये जो MP है ऊपर, इधर से MP दोनों पदों में से कॉमन आएगा, इधर से MP दोनों पदों में से कॉमन आएगा, कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, n1 अपॉन OP प्लस n1 अपॉन PC बराबर n2 अपॉन में PC माइनस में n2 अपॉन में PI। ये हमारे पास में है। क्लियर, यहां तक आ चुका है। अब देखिए कि हम इस PC वाले पदों को एक तरफ ले लेते हैं, बाकी को दोनों को दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो हमें क्या मिलेगा। देखिए यहां से इस पद को मैं ले जाता हूं बराबर के इस तरफ, तो हमें मिल चुका है n2 अपॉन में PI, n2 अपॉन में PI, क्योंकि ये बराबर के इस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और यहां पर n1 अपॉन में OP पहले से ही पड़ा है, n1 अपॉन में OP पहले से ही पड़ा है, ये n2 अपॉन में PC पहले से ही पड़ा है, n2 अपॉन में PC, फिर देखिए ये n1 अपॉन PC बराबर के उस तरफ जाएगा तो माइनस में n1 अपॉन में PC हो जाएगा। अब देखिए यहां से इस को मैं हटा देता हूं, अब इनकी आवश्यकता नहीं रहेगी। चलिए अब बोर्ड पर फोकस करेंगे।
देखिए विद्यार्थियों, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं यहाँ पर चिन्ह परिपाटी पुट कर देता हूँ। PI, OP और PC तीनों की वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देंगे। चिन्ह परिपाटी लगा देंगे हम यहाँ पर। तो चिन्ह परिपाटी देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं। देखो O से लेकर P तक की जो डिस्टेंस है वो है बिंब दूरी। O से P तक की जो डिस्टेंस है वो बिंब दूरी है। और जो बिंब दूरी है विद्यार्थियों, आप देखेंगे कि यहाँ से हम उस तरफ माप रहे हैं। तो यदि आप इस बिंदु P से उस तरफ मापते हैं तो उस दूरी को ऋणात्मक लेंगे। उस दूरी को क्या लेंगे? तो OP बराबर है U, बट ये माइनस में U है। क्यों? क्योंकि ये प्रकाश किरण के आपतन की विपरीत दिशा में मापी जा रही है, इसलिए माइनस में U। फिर हम बात करते हैं PI। तो PI जो डिस्टेंस है वो है प्रतिबिंब दूरी, बट ये प्रकाश की दिशा में है, इसी दिशा में मापी जा रही है। यहां से मापेंगे तो हम इस दिशा वाली जो डिस्टेंस है उसको हम क्या लेंगे? प्लस में लेंगे। फिर एक डिस्टेंस हमारे पास में और रह गई है PC। तो PC किसके बराबर होगा? PC वक्रता त्रिज्या के बराबर है। P से लेकर C तक ये जो डिस्टेंस है वो R के बराबर है, और ये भी प्लस में R के बराबर होगी, क्योंकि हम ये वाली डिस्टेंस भी इधर चलकर माप रहे हैं। तो PC बराबर है प्लस में R। तो OP, PI और PC तीनों की वैल्यू हमने चिन्ह परिपाटी यहाँ पर पुट कर दी है। देन यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर अब हम इस चिन्ह परिपाटी को अप्लाई कर देंगे। तो N2 अपॉन में PI, N2 अपॉन में यहाँ पर क्या है? PI की वैल्यू कितनी है? V। तो N2 अपॉन में आ गया V। क्लियर? फिर है N1 अपॉन में OP। तो OP का मान है माइनस में U, तो ये आ गया माइनस में N1 अपॉन में U। N1 अपॉन OP का मान है माइनस U, तो N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U आ गया है। क्लियर? बराबर N2 अपॉन PC। N2 अपॉन PC, जो PC है उसकी वैल्यू है प्लस में R। PC की वैल्यू कितनी है? R। फिर माइनस में N1 अपॉन में PC की वैल्यू है R। तो यहां पर ये हमारे पास में आ चुका है एक रिलेशन। यहां से इन दोनों पदों में से हम इस R को कॉमन ले लेते हैं। देन हमें क्या मिल जाएगा? N2 अपॉन में V माइनस N1 अपॉन में U बराबर N2 माइनस N1 अपॉन में कैपिटल R आ चुका है। और ये हमारे पास में रिलेशन आ चुका है किसी गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन के लिए। देखिए ये जो रिलेशन है वो है प्रतिबिंब दूरी, बिंब दूरी और वक्रता त्रिज्या का अपवर्तनांकों के साथ में। यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि हमने N2 अपवर्तनांक वाले और कैपिटल R वक्रता वाले किसी वक्र पृष्ठ को, गोलीय पृष्ठ को N1 अपवर्तनांक वाले माध्यम में रखा। क्लियर? इस डायग्राम में हमने आपको सुस्पष्ट कर ही दिया था, और जिसके कारण से एक ऐसा रिलेशन प्राप्त हुआ है। इस रिलेशन को आप देखो इस तरीके से ध्यान में रखेंगे। इस वाले माध्यम का अपवर्तनांक बट्टे में प्रतिबिंब दूरी, इधर वाले माध्यम का अपवर्तनांक बट्टे में बिंब दूरी बराबर होगा इस तरफ का अपवर्तनांक माइनस इस तरफ का अपवर्तनांक बट्टे में वक्रता त्रिज्या। इस रिलेशन को हम जब लेंस निर्माताओं का, लेंस मेकर फॉर्मूला जब हम फाइंड आउट करेंगे तब यूज में लेंगे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को आप लोग ध्यान में रखेंगे, याद रखेंगे। तो विद्यार्थियों आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।